नमस्कार। गिरफ्तारी के समय आपके क्या अधिकार होंगे? आज इस टॉपिक पे आपको हम बताने जा रहे हैं। गिरफ्तारी। फौजदारी प्रक्रिया संहिता का कौन सा पाठ गिरफ्तारी से संबंधित है? इसका आंसर ये होगा धारा 41 से 60 पाठ 5। गिरफ्तारी क्या है? गिरफ्तारी शब्द फौजदारी प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी कानून में परिभाषित नहीं है, परंतु गिरफ्तारी से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की आज़ादी पर विधि की शक्ति द्वारा रोक लगाना। गिरफ्तारी का समय व्यक्ति की आज़ादी पर विघ्न डालते ही शुरू हो जाता है, न कि जब वह रिकॉर्ड पर दर्ज की जाती है। और अगला पॉइंट, वारंट। वारंट क्या है? यह अदालत द्वारा पुलिस अफसर को दिया गया लिखित आदेश होता है। गिरफ्तारी का वारंट क्या है? अदालत द्वारा पुलिस अफसर को किसी व्यक्ति को पकड़कर अदालत में पेश करने का लिखित आदेश गिरफ्तारी वारंट कहलाता है। सर्च वारंट क्या है? यह कोर्ट द्वारा लिखित आदेश है जिसके द्वारा पुलिस केस से संबंधित किसी खास चीज़ को ढूंढने के लिए उसके घर की तलाशी लेती है। गिरफ्तारी वारंट के प्रकार। गिरफ्तारी वारंट किस प्रकार के होते हैं? हर वारंट लिखित होना चाहिए, उस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और कोर्ट की मोहर लगी होनी चाहिए। धारा 70 के अनुसार। वारंट कब तक लागू रहता है? वारंट तब तक लागू रहता है जब तक कोर्ट उसे खारिज न कर दे या फिर वह लागू कर दिया जाए। क्या गिरफ्तारी गैरकानूनी होती है? यदि वारंट में कोई त्रुटि हो? हाँ, इसका आंसर हाँ होगा। क्या मजिस्ट्रेट अपनी इच्छा अनुसार वारंट जारी करता है? हाँ, परंतु उसका आधार नियोजित होना चाहिए। और वारंट के विषय में अब देखिए, वारंट का विषय वस्तु क्या होता है? वारंट में अभियुक्त का नाम, पिता का नाम, जाति, नागरिकता, रिहाइश सब कुछ लिखा होना चाहिए। उस वारंट पर जुर्म और कोर्ट का नाम, क्षेत्राधिकार जिसने वारंट जारी किया है वह भी लिखा होना चाहिए। वारंट पर कौन हस्ताक्षर कर सकता है? केवल पीठासीन अधिकारी उस न्यायालय का जहां से वारंट जारी किया गया है। वारंट किस तरह से साइन किया गया हो? वह अधिकारी, जज या मजिस्ट्रेट द्वारा साइन किया गया हो और उस पर कोर्ट की मुहर लगी होनी चाहिए। यदि वारंट पर हस्ताक्षर हो पर मोहर न हो तो क्या वह गैरकानूनी हो जाता है? हाँ, ऐसा वारंट के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी कानून औचित्य। देखिए, क्या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का कानून औचित्य होना आवश्यक है? हाँ, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो यह संबंध में अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। गिरफ्तारी तर्क, संयम ये नियोजित होनी चाहिए। क्या बिना वारंट की गिरफ्तारी पर निर्भर करती है? हाँ, उस परिस्थिति में जहां पर वारंट लेने में अभियुक्त का भाग जाने का डर हो या उसके द्वारा कोई अन्य जुर्म करने के संदेह हो तो पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। क्या पुलिस संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है? हाँ, कर सकती है। विश्वसनीय सूचना। किस तरह की सूचना पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित करती है? विश्वसनीय सूचना। इससे तात्पर्य है कि पुलिस को उस सूचना की सच्चाई पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही पुलिस अफसर को
कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि पुलिस अफसर का कानून धारा 41 भारतीय दंड संहिता गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान करता है। तर्कसंगत संदेश तर्क संदेश तर्कसंगत संदेश से क्या तात्पर्य है? यह हर केस की परिस्थिति पर निर्भर करता है, परंतु संदेह करने का कोई ठोस आधार होना चाहिए। पुलिस को देखना होगा कि क्या यह संदेह के आधार पर जुर्म साबित कर सकती है। क्या पुलिस द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने पर सजा का प्रावधान है? हाँ, आईपीसी की धारा 220 के अंतर्गत ऐसे पुलिस अफसर को 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसकी कौन साबित करेगा कि संदेह तर्कसंगत था या रिहाई उचित है? यह जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अफसर की होती है। उसे यह साबित करने के लिए कुछ ठोस सबूत दिखाने होंगे। उसे देखना होगा कि संदेह सूचना या आरोप में कुछ औचित्य है या नहीं है। मांग पत्र के आधार पर गिरफ्तारी। इसका मतलब है कि किसी संदेह को संचार के किसी भी माध्यम से पहुंचाना, चाहे टेलीफोन, वायरलेस या लिखित आदेश। क्या करना चाहिए जब एक पुलिस अफसर दूसरे पुलिस अफसर को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहेगा? उस पुलिस अफसर को केवल अभियुक्त की पहचान ही नहीं बल्कि उसका जुर्म, उसके लिए उसकी गिरफ्तारी करनी है या बताना जरूरी है। पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? पुलिस तब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) के अनुसार निम्नलिखित हालात में व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है: यदि वह संज्ञेय अपराध के लिए जिम्मेदार है या उस पर काफ़ी हद तक युक्तिसंगत संदेह है, या उसके खिलाफ शिकायत या ऐसी इत्तला या सूचना मिली है कि उसने कोई संज्ञेय अपराध किया है, यदि उसके घर पर सेंध मारने का औजार मिले हों, यदि उसके पास चोरी का माल बरामद हुआ हो, यदि वह उद्घोषित अपराधी है, यदि वह ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर के काम में रुकावट डालता है, यदि वह कानूनी गिरफ्तारी को तोड़कर भागता है, भारत के बाहर रहते हुए भी ऐसा अपराध करता है जो प्रत्यार्पण कानून या प्रत्यायी अपराधी अधिनियम के तहत सजा का हकदार हो, यदि वह बरी किया हुआ ऐसा अपराधी है जिसने न्यायालय पर लगाई हुई बंदिशों को तोड़ा है, यदि किसी अन्य पुलिस थाने के अफसर को उस पर किसी संज्ञेय अपराध करने का शक है और उस अफसर ने उस पर तलब किया है। अगला, यदि वह आर्मी, नेवी या एयर फोर्स पर अभित्याजक हो। अगला प्रश्न है, संहिता की धारा 109 कब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? अनजाने व्यक्ति को संदेह स्थिति पर इधर उधर घूमते हुए नजर आए। जो व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने के लिए किसी जगह छिपा हो, जिस लोगों को संदेह हो तथा वह लोग जो अपने बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सकते हैं। संहिता की धारा 110 में किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? आंसर है ऐसे व्यक्ति जो लुटेरा, चोर, डकैत, फोर्जर हो, जो चोरी का माल लेता हो, चोर की मदद करता हो, उसे छिपाता हो, शांति भंग करता हो, निम्नलिखित में से किसी एक या ज़्यादा अपराध में संलग्न हो,
कस्टम अधिनियम 1962, विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम 1973, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, ड्रग्स एंड कस्टडीज अधिनियम 1940, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995। जो व्यक्ति अपराध, लूट पाट, धोखाधड़ी या अन्य अपराध जो भारतीय दंड संहिता के पार्ट 20 के अनुसार दंडनीय हो या धारा 489 क, 489 क, 489 ग, 489 घ के अनुसार दंडनीय हो, या कोई भी अन्य कानून जो काला बाजारी मुनाफाखोरी में संबंधित हो। नाम पता नहीं बताने पर गिरफ्तारी। यदि पुलिस अफसर बिना वारंट के असंज्ञेय अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार करता है तो क्या यह अपराध करता है? आंसर है, वह गलत तरीके से किसी को बंदी बनाने का अपराध करता है, नहीं तो उसे बताना पड़ेगा कि उसने फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 81, 96, 97 और 100 से 105 की सुरक्षा प्राप्त है। क्या पुलिस असंज्ञेय अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता नहीं बताता? जी हाँ, उसका नाम पता जानने के लिए धारा 42(1) के तहत यदि पुलिस असंज्ञेय अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में पुलिस गलत गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होगा, अन्यथा धारा 81, 96, 97, 100 एवं 105 के प्रावधान में पुलिस को साबित करने पड़ेंगे। उसका नाम एवं पता जानने के बाद पुलिस क्या करेगी? उससे एक जमानती तो गैर जमानती बॉन्ड भरवा कर छोड़ देगी। यदि व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो तो उससे बॉन्ड कैसे भरवाया जाएगा? बॉन्ड भारत के नागरिक की जमानत देकर भरवाया जाएगा। पुलिस क्या करेगी यदि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को सही पहचान नहीं मिलेगी? पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को उस क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। क्या व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि पुलिस उसे किस अधिकार से गिरफ्तार कर रही है? जी हाँ। क्या विदेशी पुलिस भारत में आकर किसी को गिरफ्तार कर सकती है? नहीं। यदि आरोपी को यह पता चल जाए कि पुलिस अधिकारी को वह शक्ति प्रदान नहीं की गई है जिसका वह उपयोग कर रहा है, तो क्या यह आपत्ति कर सकती है? जी हाँ। अवरोध। देखिए प्रश्न पहला, संहिता में अवरोध का क्या तात्पर्य है? यहाँ अवरोध का मतलब है कि किसी सरकारी मुलाजिम को उसकी ड्यूटी करने से रोकना। जमानती वारंट। जमानती वारंट किसे कहते हैं? आंसर है, जमानती वारंट अदालत के उस आदेश को कहते हैं जिसमें यह हिदायत होती है कि अगर गिरफ्तार व्यक्ति खुद को अदालत के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त जमानतियों सहित जमानत पूरी करता है तो उसे कैद से रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार के वारंट को जमानतियों की संख्या, बॉन्ड की रकम व अदालत के हाजिर होने के समय दर्ज होता है। जब जमानत के लिए राशि निर्धारित की जाती है उसका क्या आधार होता है? उस रकम का औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। वारंट किसके निर्देश देते हैं? जमानती वारंट पर क्या मंजूरी होती है? जबकि यह कि जब व्यक्ति जमानतियों के साथ बॉन्ड भर देगा और आश्वासन देगा कि वह कोर्ट में अपनी उपस्थिति देगा तो उसे रिहा कर दिया जाता है। वारंट अधिकतर
किसको निर्देश देती है? वारंट अधिकतर एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्देश देती है। क्या न्यायालय किसी और व्यक्ति को वारंट का निर्देश दे सकती है? धारा 72(1) के अनुसार यदि न्यायालय को यह लगता है कि वारंट जारी करना जरूरी है उस समय कोई पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है तो किसी और व्यक्ति को भी निर्देश दे सकती है। यदि वारंट एक से अधिक व्यक्ति को निर्देश देता है तो उसे कौन लागू करेगा? वह सभी लोग मिलकर या उनमें से कोई एक भी उसे लागू कर सकता है। क्या वारंट किसी आम व्यक्ति को दिया जा सकता है? नहीं। और पृष्ठांकन में क्या होगा अब समझिए। जमानतियों की संख्या, जमानत की राशि, न्यायालय में प्रस्तुत होने का समय। प्रश्न ये है, क्या न्यायालय वारंट जारी करते समय संबंधित अफसर को जिसे वह वारंट निर्देश देता है उसे जमानत लेकर छोड़ने का अधिकार दे सकते हैं? जी हाँ। ऐसा निर्देश न्यायालय कैसे दे सकता है? न्यायालय वारंट का पृष्ठांकन के द्वारा निर्देश दे सकता है। वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देश दे सकता है। कब ऐसी स्थिति होती है? जब मजिस्ट्रेट वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देश देने हेतु जारी कर सकता है। न्यायालय ऐसे व्यक्ति के लिए वारंट जारी करता है जो अपराधी हो, भगौड़ा हो या फिर किसी असंज्ञेय अपराध के मुलजिम हो और गिरफ्तार देने से कतरा रहा हो। धारा 73(1) के तहत क्या व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जानबूझकर बढ़ती हुई लापरवाही दंडनीय है? हाँ। धारा 157 आईपीसी के अंतर्गत यह दंडनीय है। जब किसी पुलिस को कोई आरोपी सौंपा जाता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? वह उस आरोपी को सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। वारंट का विषय, जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए वारंट जारी किया जाता है क्या उसे वारंट में लिखी गई सब शर्त बताना आवश्यक है? हाँ। क्या वारंट मुलजिम को दिखाना आवश्यक है? हाँ। क्या वारंट के बारे में आरोपी को बिना कुछ जानकारी की गिरफ्तार करना विधिपूर्ण है? नहीं। आरोपी ऐसी हालात में अपनी गिरफ्तारी में अवरोध पैदा कर सकता है और वह अवरोध अपराध नहीं माना जाएगा। क्या पुलिस अधिकारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी के लिए कोई सुरक्षा मिली हुई है? जी हाँ। धारा 79 आईपीसी एवं पुलिस अधिकारी की सुरक्षा के प्रावधान वर्णित है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष तुरंत प्रस्तुति। गिरफ्तारी, अब प्रश्न ये बनता है, गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस को तुरंत क्या करना चाहिए? बिना किसी देरी के उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। धारा 76 कितने समय के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए? 24 घंटे के भीतर। इसमें आने जाने का समय सम्मिलित नहीं है। क्या 24 घंटे से अधिक किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय में प्रस्तुत किए जेल में रखा जा सकता है? नहीं, यह गैर कानूनी है। वारंट कहाँ लागू किया जाता है? प्रश्न बनता है, वारंट कहाँ लागू किया जा सकता है? भारत में कहीं भी। धारा 77 भारत के बाहर गिरफ्तारी कैसे होती है? प्रत्यार्पण अधिनियम 1903 के अनुसार क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट का लागू करना। प्रश्न बनता है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट जारी करने के लिए क्या प्रावधान है? जो न्यायालय वारंट जारी करता है वह उस वारंट को आगे कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट या जिला सुपरिंटेंडेंट या पुलिस कमिश्नर को भेजा जाता है।
जो उस पर अपनी मोहर लगाते हैं और उसे कार्यान्वित करते हैं। वारंट के साथ और क्या दस्तावेज दिए जाते हैं? गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी उस वारंट के साथ संलग्न करके भेज दी जाती है। पुलिस अफसर को क्षेत्राधिकार के बाहर वारंट लागू करने के निर्देश। इसमें प्रश्न बनता है, पुलिस अफसर को क्या करना चाहिए यदि कोई वारंट अपने क्षेत्राधिकार के बाहर लागू करना पड़े? उसे उस वारंट से संबंधित क्षेत्र के कार्यकारिणी मजिस्ट्रेट या थाना प्रबंधक की रजामंदी लेना आवश्यक है। क्या स्थानीय पुलिस की मदद ली जा सकती है? हाँ, यदि ऐसा प्रतीत हो कि रजामंदी लेने में वारंट लागू होने में व्यर्थ देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में पुलिस अफसर बिना रजामंदी के वारंट लागू कर सकता है। क्षेत्राधिकार के बाहर गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया। प्रश्न बनता है, यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी उस स्थान से बाहर हुई है जिस जगह के लिए वारंट जारी किया गया था, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? यदि वह न्यायालय उसके वारंट जारी किया है, वह गिरफ्तार करने के क्षेत्र से 30 किलोमीटर दूर हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट या कमिश्नर के सामने प्रस्तुत करना जरूरी है। धारा 80 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित न्यायालयिक प्रक्रिया। मजिस्ट्रेट गिरफ्तार व्यक्ति के साथ क्या करेगी यदि अपराध जमानती है? ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट, पुलिस कमिश्नर उस व्यक्ति को बॉन्ड भरवाकर जमानत दे देगा। यदि आवश्यक हुई तो आरोपी जमानत भी प्रस्तुत कर सकता है। उस बॉन्ड को उस न्यायालय को भेज दिया जाता है जिसने वारंट जारी किया होता है। यदि गिरफ्तारी गैर जमानती अपराध के लिए हुई है तो फिर क्या प्रक्रिया है? आंसर इसका होगा, यदि गैर जमानती है तो यह मजिस्ट्रेट एवं सत्र न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह जमानत देगी या नहीं। क्या धारा 81 को कोई भाग पुलिस को धारा 71 के अंतर्गत जमानत लेने से रोकता है? नहीं। निजी व्यक्ति के द्वारा की गई गिरफ्तारी संबंधित प्रक्रिया। क्या निजी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। वह ऐसा कर सकता है, ऐसा कब कर सकता है? यदि आरोपी पर गैर जमानती एवं संज्ञेय अपराध का इल्ज़ाम हो या फिर वह भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो। गिरफ्तार करने के बाद क्या करना चाहिए? उसे पुलिस अफसर के पास भेजना चाहिए। यदि गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस स्टेशन नहीं भेजा गया तो क्या यह दंडनीय है? धारा 342 आईपीसी के तहत यह अपराध है। पुलिस को गैर मौजूदगी में उसे क्या करना चाहिए? उसे तुरंत नज़दीक के पुलिस थाने ले जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। क्या कार्यकारिणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी को गिरफ्तार कर सकता है? जी हाँ। यदि मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार करता है तो उसके क्या नतीजे होते हैं? यह उसे रिमांड पर नहीं भेज सकता और उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। सेना के सदस्यों की गिरफ्तारी से सुरक्षा। प्रश्न बनता है, क्या सेना के किसी व्यक्ति को किसी भी सरकारी कार्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है? हाँ। आंसर है नहीं। उसकी गिरफ्तारी के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। धारा 45(1) के तहत प्रश्न बनता है, क्या यह नियम उस सेना अधिकारियों पर भी लागू होता है जो राज्य के लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते हैं? जी हाँ। उसकी गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक है। धारा 45(2) के तहत
गिरफ्तारी कैसे की जाती है? गिरफ्तारी कैसे की जाती है? पुलिस अफसर के द्वारा किसी व्यक्ति को छूना या पकड़ना गिरफ्तारी कहलाता है। धारा 46(1) के तहत यदि कोई आरोपी पुलिस को गिरफ्तारी देते समय अवरोध पैदा कर रहा हो तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस सभी कानूनी तरीके से अपनाकर उसे गिरफ्तार करेगी। क्या पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के लिए किसी व्यक्ति को मार भी सकता है? नहीं, जब तक कि व्यक्ति ने ऐसा अपराध नहीं किया हो जिसकी सज़ा मृत्युदंड या आजीवन कारावास नहीं है। गिरफ्तार करते समय बल के प्रयोग का क्या महत्व है? जितनी आवश्यकता हो उतने ही बल का प्रयोग पुलिस करेगी। गिरफ्तारी एवं अभिरक्षा में क्या अंतर है? गिरफ्तारी से मतलब है व्यक्ति को औपचारिक तौर से पुलिस की हिरासत में रखना, परंतु अभिरक्षा किसी अन्य तरीके से भी हो सकती है। इसलिए अभिरक्षा और गिरफ्तारी को एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है। किसी महिला को गिरफ्तार करने के समय क्या प्रावधान है? किसी भी महिला को गिरफ्तार केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले नहीं की जा सकती है। किसी असाधारण परिस्थिति में जबकि किसी महिला को सूर्योदय से पहले अथवा सूर्यास्त के उपरांत गिरफ्तार करना आवश्यक हो, महिला पुलिस अधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट तैयार कर संबंधित क्षेत्रीय न्यायालय मजिस्ट्रेट से ऐसी गिरफ्तारी के पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। गिरफ्तार व्यक्ति को वारंट देखने का अधिकार। प्रश्न बनता है, क्या व्यक्ति को वारंट देखने का अधिकार है? हाँ, है। यदि बिना वारंट दिखाए गिरफ्तार की जाती है तो उसका क्या असर है? यह विधिक गिरफ्तारी नहीं मानी जाएगी। व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए जगह की तलाशी। प्रश्न बनता है, यदि आरोपी व्यक्ति किसी घर पर या स्थान पर छिप जाए तो पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? पुलिस अफसर से कहे जाने पर ऐसे व्यक्ति को अपने घर की तलाशी देनी पड़ेगी और पुलिस अफसर को हर उचित तरीके से मदद करनी पड़ेगी। क्या पुलिस बल का प्रयोग करके उस स्थान की तलाशी ले सकती है जहां आरोपी के छिपे रहने का संदेह हो? जी हाँ। बल का प्रयोग करने से पहले पुलिस अफसर को क्या कदम उठाने चाहिए? यदि उस घर पर केवल महिला हो, पुलिस अफसर को अंदर जाने से पहले उसे सूचित करना होगा और उस महिला को बाहर जाने से पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। दूसरे क्षेत्र में अपराधी का पीछा करना। प्रश्न बनता है, क्या पुलिस अफसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के पकड़ने के लिए भारत के किसी भी कोने में पीछा कर सकती है? हाँ, किसी भी थाने का प्रबंधक अपने पड़ोसी थाने की मदद ले सकता है। किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए यहाँ तक कि दूसरे क्षेत्राधिकार के थाने के हवलदार भी उसकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। क्या विदेश में जाकर किसी अपराधी का पीछा कर सकता है? नहीं। अनावश्यक रुकावट न होना। प्रश्न बनता है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितनी रुकावट डाली जा सकती है? केवल उतने ही बंधन जितने उसे भागने न देने से सहायक हो। क्या पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक हिरासत में रख सकती है? नहीं। यदि ऐसा करती है तो उसे उचित कारण बताने होंगे। क्या गिरफ्तार व्यक्ति को हथकड़ी लगाना आवश्यक है?
अधिकतर हथकड़ी लगाना जरूरी नहीं है, परंतु यदि वह व्यक्ति बहुत हिंसक हो या भागने की कोशिश कर रहे हो तो उसे हथकड़ी लगाई जाती है। गिरफ्तारी सज़ा नहीं होती, इसलिए इसे अनावश्यक रुकावटें लगानी जरूरी नहीं है। कौन सी शक्ति पुलिस द्वारा कानून के उल्लंघन पर रोक लगा सकती है? मजिस्ट्रेट। गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी और जमानत की सूचना। पुलिस अफसर का क्या कर्तव्य है जब वह किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है? उसे गिरफ्तार करने के सभी कारण एवं जानकारी उस व्यक्ति को देनी होगी। धारा 50(1) के तहत पुलिस अफसर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से क्या कहेगा? पुलिस यह जानकारी देगी कि जमानत लेना उसका अधिकार है। क्या धारा 52 अनिवार्य है? हाँ, इस धारा के प्रावधान अनिवार्य हैं, क्योंकि किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। उसका उल्लंघन करना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जिस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है उसे यह जानने का अधिकार है कि उसे उसकी स्वतंत्रता से क्या वंचित किया जा रहा है, क्यों वंचित किया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। पुलिस अफसर को क्या करना चाहिए गिरफ्तार व्यक्ति के साथ यदि वह जमानत के लिए हकदार नहीं है? उस गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी और उससे बरामद हर चीज़ की सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाएगा। क्या उस चीज़ों की रसीद दी जाती है? हाँ। महिला की तलाशी कौन ले सकता है? महिला की तलाशी केवल महिला ही ले सकती है। आक्रामक हथियार जब्त करने की शक्ति। क्या पुलिस अफसर गिरफ्तार करते समय हथियार जब्त कर सकता है? हाँ। वह हथियार बरामदगी के बाद किसको देने चाहिए? जिस न्यायालय या अफसर के समक्ष वह व्यक्ति को प्रस्तुत करना है। पुलिस के अनुरोध पर आरोपी की डॉक्टरी जांच। क्या सब इंस्पेक्टर किसी पंजीकृत मेडिकल डॉक्टर से आरोपी की जांच करने को कह सकता है? हाँ, धारा 53(1) के तहत। पुलिस अफसर ऐसी जांच के लिए कब कहता है? जब उसे लगता है कि ऐसी जांच अपराध के तथ्य को उजागर करने में सहायक होगी। क्या बल का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ। महिला की कौन जांच करता है? उसकी जांच केवल महिला डॉक्टर या उसके देख रेख में होनी चाहिए। धारा 53(2) के तहत। पंजीकृत डॉक्टर से क्या अभिप्राय है? ऐसा डॉक्टर जिसको भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त हो और उसका नाम राज्य के रजिस्टर में दर्ज हो। आरोपी द्वारा चिकित्सीय जांच का अनुरोध। प्रश्न बनता है, क्या आरोपी से अनुरोध पर मजिस्ट्रेट उसकी चिकित्सक जांच का निर्देश दे सकता है? हाँ, यदि उसका इरादा केस में देर करना नहीं हो तो और उसे हकीकत में जांच की ज़रूरत हो तभी वह अनुरोध कर सकता है। प्रश्न बनता है, ऐसा निर्देश किस परिस्थितियों में दिया जाता है? जब आरोपी यह दावा करता है कि उसका मेडिकल परीक्षण उस पर लगे आरोप को समाप्त करने में सहायक होगा या फिर उसके शरीर पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाई गई चोट का साबित करने में मदद करेगा। धारा 54 के तहत। इस धारा का क्या उद्देश्य है? यह आरोपी को सुरक्षा प्रदान करता है। यह धारा के प्रावधान से आरोपी यह साबित कर सकता है कि उसने वह अपराध नहीं किया है
या उसे चोट लगी है। अधिकतर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने इस अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। वह इस अधिकार को पुलिस के प्रताड़ना का शिकार होने के बाद भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जब पुलिस अधिकारी अपने सुपुर्द अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार का आदेश देता है, प्रश्न बनता है, क्या पुलिस अधिकारी अपने सुपुर्द अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की इजाज़त दे सकता है? जी हाँ। उसकी क्या प्रक्रिया है? वह लिखित आदेश देगा जिसमें आरोपी का नाम, पता, गिरफ्तारी का कारण सहित होगा। वह सब ऑर्डिनेट व्यक्ति क्या करेगा? वह गिरफ्तार करने से पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताएगा। क्या पुलिस अधिकारी गैर पुलिस को गिरफ्तारी के लिए भेज सकता है? नहीं। मजिस्ट्रेट या पुलिस थाना अध्यक्ष के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति की प्रस्तुति। प्रश्न बनता है, गिरफ्तार करने के बाद बिना वारंट पुलिस को सबसे पहले क्या करना चाहिए? आंसर है, बिना देरी किए उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाना प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उसे मजिस्ट्रेट के पास तभी ले जाया जाएगा यदि लगता है कि उसे बेल देना ठीक नहीं है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। प्रश्न बनता है इसमें, बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति को कितनी देर तक बंदी बनाया जा सकता है? मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। क्या यह पुलिस का कर्तव्य है कि बंधक को 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करे? जी हाँ। क्या पुलिस धारा 341 आईपीसी के तहत दोषी हो सकती है? जी हाँ। गिरफ्तार व्यक्ति की हिरासत में रखना। संविधान के अनुच्छेद 22(2) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके कैद में रखा गया है उसके नज़दीक के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के भीतर पेश किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक जो समय लगेगा वह अलहदा है। कोई आवश्यक जांच कोर्ट यदि 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं कर पाता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखने का आदेश दे सके। आरोपी को मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के बिना जो व्यक्ति से अधिक 15 दिन तक कैद का आदेश दे सकता है, किसी भी हालत में 24 घंटे से एक क्षण भी ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। 15 दिन की हिरासत के बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजमी है। अगर हालात अभियुक्त को और ज़्यादा अदालती हिरासत में रखने के लिए मुनासिब है तो मजिस्ट्रेट इस बारे में हुक्म जारी करके ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या हिरासत को हुक्म दे सकती है। इस प्रकार की हिरासत में मियाद कुल 60 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम की जांच पड़ताल पूरी हुई हो या नहीं। मजिस्ट्रेट द्वारा अनिश्चित समय की हिरासत का आदेश गैर कानूनी है, किंतु जांच के दौरान यदि अभियुक्त जमानत नहीं दे पाता है तो वह 60 दिन से अधिक भी हिरासत में रखा जा सकता है। गैर जमानती जुर्म का इल्ज़ाम
पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके खिलाफ मुकदमे की समाप्ति तक जेल में रखा जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी कारण बताना आवश्यक है। यदि गिरफ्तारी का वारंट है तो उस वारंट को दिखाना आवश्यक है। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार रखता है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करेगा कि जमानत लेना उसका अधिकार है या नहीं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामित व्यक्ति के संबंध में गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का क्या दायित्व है? पहला, गिरफ्तार व्यक्ति को किसी संबंधित या मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति जिसको कि गिरफ्तार व्यक्ति नामित करे को गिरफ्तारी व गिरफ्तार व्यक्ति को रखे जाने वाले स्थान की तत्काल सूचना देना। सेकेंड पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति को उपयुक्त प्रावधान की जानकारी देना, जैसे कि उसे पुलिस थाने में लाया जाए। तीसरा पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध में किस व्यक्ति से सूचित किया है उसकी जानकारी पुलिस थाने में रखी संबंधित पुस्तिका में दर्ज करना। अगला प्रश्न, क्या उपर्युक्त दायित्व के संबंध में मजिस्ट्रेट की भी कोई जिम्मेदारी है? हाँ, जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त दायित्व के प्रावधान में का समुचित पालन हुआ है या नहीं। बिना वारंट के गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी पुलिस किसको देगी? जिला मजिस्ट्रेट। यदि वह निर्देश देता है तो एसडीएम को। गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई कैसे की जाती है? उस गिरफ्तार व्यक्ति को बॉन्ड भरवा कर या जमानत पर या फिर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश पर उसकी रिहाई की जा सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस को कैद से भाग जाए तो पुलिस क्या करेगी? वह व्यक्ति जिस पुलिस अधिकारी के पास से भागा हो तो वह उसका पीछा कर उसे भारत के किसी भी कोने में जाकर गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति की रिहाई। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को किस प्रकार से रिहाई मिल सकती है? वह स्वयं के बॉन्ड पर, जमानत पर या धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा दिए गए विशेष आदेश के ऊपर रिहा किया जा सकता है। पुलिस हिरासत से भागने पर उस आरोपी को दोबारा पकड़ने से संबंधित शक्तियाँ। इसमें यह प्रश्न बनता है, क्या किया जा सकता है यदि आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो जाए? धारा 60(1) के अनुसार जिस पुलिस हिरासत से वह फरार हुआ है या छुड़ाया गया है वह पुलिस अधिकारी उसका पीछा करके उसे भारत के किसी भी कोने से गिरफ्तार कर सकता है। क्या यह धारा 43 के अंतर्गत आम आदमी के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति पर भी लागू होती है? जी हाँ। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देश देखिए इस प्रकार है। गिरफ्तार करते समय पुलिस सरकारी वर्दी में होनी चाहिए और उस अधिकारी का नाम एवं पद लिखा होना चाहिए। पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों का नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। सेकेंड, गिरफ्तारी के समय मेमो बनाना चाहिए जिस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वह 2 लोग कोई भी हो सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित किसी दोस्त, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को उसके कल्याण में हित रखता हो सूचित करना आवश्यक है।
8 से 12 घंटे के भीतर व्यक्ति को गिरफ्तारी का समय, बंदीगृह एवं गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी उसके घर वालों को देना जरूरी है यदि वह उस स्थान से बाहर रहते हों। गिरफ्तार करते समय उस व्यक्ति को बताया जाना जरूरी है कि उसे सूचना का अधिकार है। गिरफ्तारी की एंट्री डायरी में होनी चाहिए और उस व्यक्ति का नाम भी जिसे पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में सूचना भेजी है। गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल परीक्षण होना जरूरी है। यदि उसके शरीर पर चोट के निशान हैं तो उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को जो हिरासत में है उसकी डॉक्टरी पैनल पर रखे गए प्रशिक्षण डॉक्टर से हर 4 घंटे में जांच होनी चाहिए। यह पैनल राज्य या केंद्र प्रशासनिक क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा के निदेशक से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को यह पैनल हर तहसील तथा जिले में बनाना चाहिए। गिरफ्तारी का मेमो तथा अन्य सभी दस्तावेज इलाका मजिस्ट्रेट को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजना चाहिए। पूछताछ के दौरान आरोपी को अपने वकील से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। यदि पूरी पूछताछ के दौरान यह संभव नहीं है तो कुछ समय के लिए इजाज़त मिलनी चाहिए। हर जिला तथा प्रदेश में पुलिस मुख्यालय की स्थापना होनी चाहिए जहां पर गिरफ्तार करने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तारी की सूचना 12 घंटे के भीतर पुलिस मुख्यालय को देगा, जो अपने बोर्ड पर उस सूचना को लगाएगा। तलाशी का वारंट, इसमें यह प्रश्न बनता है। देखिए, तलाशी का वारंट किस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है? तलाशी का वारंट मजिस्ट्रेट के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जारी किया जाता है। उन दस्तावेजों या चीज़ों के लिए जिसके अदालत में पेश होने की संभावना हो। उस मकान की तलाशी के लिए जिसमें चोरी का सामान या जाली दस्तावेज होने की संभावना हो। सरकार द्वारा पाबंदी लगाए गए प्रकाशनों को जब्त करने के लिए। गैर कानूनी ढंग से छिपाए गए आदमी को खोज करने के लिए। तलाशी का वारंट पुलिस अफसर को किस प्रकार की शक्ति देता है? तलाशी का वारंट पुलिस को चाहे गए स्थान की तलाशी लेने व आपत्तिजनक चीज़ों को वापस लेने का जिसे मुकम्मल कहते हैं अधिकार देता है। पुलिस चाहे गए स्थान में घुसने के लिए जो कानून सम्मत है और अनुचित तरीके से रोके जाने की ताकत का इस्तेमाल कर सकती है, बशर्ते कि वह अपना परिचय पेश करे और अपने आने का उद्देश्य बताए। यदि किसी औरत की तलाशी लेती है तो यह केवल किसी औरत के द्वारा ही पूरी शालीनता से होगी। तलाशी लेने का क्या तरीका होना चाहिए? आंसर है, तलाशी लेने वाला निम्नलिखित तरीका अपनाएगा। मोहल्ले के 2 या 2 से अधिक मान्य व्यक्तियों, जिन्हें पंच कहते हैं, उन्हें बुलाएगा ताकि तलाशी उन्हीं की मौजूदगी और सहायता में हो सके। ऐसा न करना दंड प्रक्रिया संहिता धारा 187 के तहत जुर्म है। आपकी रजामंदी के बिना पुलिस को आपके घर में घुसने या तलाशी लेने का कोई
आम अधिकार नहीं है। तलाशी वारंट में उस खास जगह की हवाले देगी जहां की तलाशी होनी है। पुलिस की तलाशी की इजाज़त देने से पहले यह बहुत ज़रूरी है कि वह वारंट पढ़ा जाए और उसमें दी गई हिदायतों पर ध्यान रखा जाए। अगर पुलिस के पास कानूनी अधिकार नहीं है तो क्या उन्हें घर में घुसने से मना कर सकते हैं? अगर पुलिस के पास जहां रुकने का अधिकार नहीं है तो आप उसे चले जाने के लिए हट कर सकते हैं। यदि वह लौटने से इनकार करते हैं तो उन्हें वापस करने के लिए वाजिब ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। धारा 97 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत। प्रश्न बनता है, तलाशी की जगह पर रहने वाले व्यक्ति के क्या अधिकार हैं? आरोपी को अपने विरुद्ध कोई भी दस्तावेज, संपत्ति पुलिस को सौंपने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। पुलिस को वारंट लाना आवश्यक है। आपकी सहमति के बिना पुलिस आपके स्थान की तलाशी नहीं ले सकती है। वारंट में न्यायालय स्पष्ट करेगा कि किस स्थान की तलाशी पुलिस ले सकती है। यह जरूरी है कि पुलिस की तलाशी की आज्ञा देने से पहले वारंट पे लिखे निर्देशों को जरूर पढ़ा जाए। यदि पुलिस के पास कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो आप तलाशी देने से मना कर सकते हैं। यदि उन्हें वहां रुकने का भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो आप उन्हें जाने को कह सकते हैं। यदि वह जाने से मना कर सकते हैं तो आप उचित बल प्रयोग कर सकते हैं। जमानत एवं बांड। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा जमानत से संबंधित है? पार्ट 33 की धारा 436 से 450 जमानत से संबंधित है। जमानत क्या होती है? गिरफ्तार व्यक्ति को उस पर मुकदमे के फैसला होने तक कानून हिरासत से रिहा होने को जमानत कहते हैं। जमानत का क्या फ़ायदा? जमानत पर छूटे व्यक्ति को यह आज़ादी है कि वह अपने दोस्तों को सलाह मशवरा हासिल कर सके, वकील से सलाह ले सके, अपने जवाब के लिए सबूत इकट्ठा कर सके, अपना रोजगार जारी कर सके। जमानत संबंधित मामले में किन दो भागों में बांटा जा सकता है? जमानत संबंधी मामले दो भागों में बांटा जा सकता है। यह मामले जिसमें जमानत हो सके जमानती, वो मामले जिसमें जमानत नहीं हो सके गैर जमानती। जमानती मुकदमे। जमानती मुकदमे क्या होते हैं? ऐसा अपराध जिसकी जमानत हो सके वह जमानती अपराध कहलाते हैं। क्या जमानती अपराध में जमानत हवालात से हो सकती है, हो जाती है? हाँ, जमानती अपराध में जमानत पर रिहाई कानूनी अधिकार है। इसका मतलब यह है कि थाने में भरसक अधिकारी जिसने व्यक्ति को हिरासत में लिया है ऐसे मामले में जमानत मंजूर करने से इनकार नहीं कर सकता है और उसे जमानत पर रिहा करना ही होगा। अभियुक्त का जमानतियों के बिना भी केवल बॉन्ड भरने से रिहा किया जा सकता है। गैर जमानती मुकदमों में जमानत। प्रश्न बनता है, गैर जमानती अपराधों में किसे रिहा करने का अधिकार होता है? ऐसे मामले में सिर्फ अदालत ही अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर सकती है, किंतु अगर पुलिस अफसर या मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त के खिलाफ कोई खास मामला नहीं बनता है या शिकायत में जांच पड़ताल की ज़रूरत है तो वे अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकते हैं।
किन लोगों को इन मुकदमों में आसानी से जमानत मिल सकती है? महिलाएं, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बहुत बीमार लोग और बहुत वृद्ध लोग। यदि 60 दिन तक कोई व्यक्ति कारागाह में है तो उसके क्या अधिकार है? आंसर है, ऐसे व्यक्ति जमानत पर रिहा कर दिए जाएंगे। प्रश्न बनता है, क्या अदालत जघन्य अपराध में भी जमानत दे सकती है? हाँ, यदि न्यायालय को लगता है कि रिहा करना किसी विशेष कारणों से उचित है तो रिहाई होती है, परंतु न्यायालय को उस विशेष कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा। यदि अभियुक्त पक्ष यह कहे कि उसे आरोपी को पहचान के लिए जेल में रखना जरूरी है, तो क्या इस कारण का कोई जमानत देने से मना कर सकता है? नहीं। यदि आरोपी पुलिस की जांच में सहयोग करने से आश्वासन न्यायालय को देता है, क्या जमानत पर यह आरोपी को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है? जी हाँ। यदि उसका चाल चलन मुकदमे की कार्यवाही में बाधा डालता है तो उसे दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। जमानत मंजूरी के लिए अदालत की शक्ति। देखिए, प्रश्न ऐसा बनता है, क्या अदालत अपनी सूझबूझ के अनुसार जमानत देती है? हाँ। इस सूझबूझ का वह कैसे इस्तेमाल करती है? अदालत द्वारा अपनी सूझबूझ से जमानत मंजूरी करने का अधिकार एक विवेकपूर्ण अधिकार है जो प्रमाणित उसूलों पर आधारित है। जमानत मंजूर करने से पहले अदालत को अपराध, इल्ज़ाम की गंभीरता, सबूत की किस्म, जुर्म के लिए नियत, सज़ा की कठोरता और कुछ मामलों में अभियुक्त का चाल चलन, साधन व हैसियत की जरूर विचार करना चाहिए। गिरफ्तार होने पर आप तुरंत पुलिस से कैसे छूट सकते हैं? देखिए, इसमें प्रश्न बनता है, आप पुलिस से कैसे छूट सकते हैं? आंसर है, निम्नलिखित तरीके से। देखिए, जारी हुए वारंट में लिखी हिदायतें जानकर और जमानतियों के साथ बॉन्ड भरें। अगर लगाए गए इल्ज़ाम की जमानत हो सकती है और गिरफ्तारी के बिना वारंट के हुई है तो थाना इंचार्ज को आप बॉन्ड भरने पर जमानत मंजूर करने को कहें। पुलिस अफसर को अपनी सूझबूझ के अनुसार जमानतियों को बगैर भी अभियुक्त द्वारा बॉन्ड भरने पर उसे रिहा किया जा सकता है। अगर आपको तुरंत रिहाई नहीं मिलती है तो आपको अपने वकील, रिश्तेदार, दोस्त को टेलीफोन करने का अधिकार है। आप निम्न खबर लोगों को दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट की अदालत का नाम जिसमें आपको पेश किया जाएगा, अदालत के लगने का समय, जमानती को कोर्ट लाने की हिदायत, मुमकिन हो तो एडवोकेट से मिलने की हिदायत। अगर आप ऊपर लिखी हुई बातें अदालत में जाने से पहले पूरी कर सकते हैं तो आप नाहक अदालती हवालात से बच सकते हैं। जमानत के लिए दरखास्त। जमानत के लिए दरखास्त कैसे दी जा सकती है? अगर अभियुक्त की माली हालत गवारा करती है तो वह वकील रख सकता है जो उसकी अर्जी को व उसके मामले को जज के सामने पेश कर सकता है। अगर वकील नहीं कर सकता तो वह एक लिखित अर्जी जज को दे सकता है जिसके लिए वह अर्जी का फॉर्म जेल के कर्मचारी से लेकर उसे पूरी तरह से भर दे और उसमें तमाम ज़रूरी कारणों का हवाला दे ताकि उसे जमानत मिले। रिहाई के लिए किस तरह की अर्जी लिखी जानी चाहिए?
रिहाई के लिए नीचे लिखे खास आधार अर्जी को जरूर लिखनी चाहिए। रिहाई जगह की हालत और उससे संबंधित शर्तें। घायल व्यक्ति अस्पताल से छूट गया है, क्या उसकी नौकरी छूटने की संभावना है? जमानत न होने से अभियुक्त पर निर्भर परिवार के सदस्यों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ रहा है? कैद में रहने से उसकी गिरी हुई सेहत व इलाज पर क्या असर पड़ेगा? मुकदमे की जांच पूरी हो गई है और उसकी अब तक जांच के लिए ज़रूरत नहीं है। पुलिस के द्वारा उठाई गई आम आपत्तियां। देखिए प्रश्न ये बनता है, पुलिस जमानत की अर्जी के खिलाफ क्या आपत्ति लगा सकती है? आंसर है, निम्नलिखित आपत्तियां पुलिस द्वारा लगाई जा सकती है। अभियुक्त कोर्ट से गैर हाजिर रहेगा, गवाह और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, उस पर कुछ और आरोप लगाने की संभावना है, चोरी का सामान बरामद नहीं हुआ है और उसके अन्य साथी फरार हैं, जिससे अपराध हुआ है वह हत्यारा बरामद नहीं हुआ है। रिमांड क्यों मांगी जाती है? रिमांड इसलिए मांगी जाती है ताकि पुलिस आरोपी की जांच कर सके और उसके अपराध संबंधी तथ्य निकलवा सके। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत की मंजूरी। देखिए प्रश्न बनता है, जमानत नामंजूर करते समय मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए? यदि मजिस्ट्रेट जमानत नामंजूर करता है तो उसे मंजूरी की वजह लिख कर देनी पड़ेगी। ऊपर की अदालत में सही ढंग से अपील करने के लिए एग्यू दर्ज करना जरूरी है। अपील। यदि मजिस्ट्रेट जमानत नामंजूर कर देती है तो अभियुक्त को क्या करना चाहिए? अभियुक्त सत्र न्यायालय या उसके बाद उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील करते समय अर्जी में क्या लिखना चाहिए? जमानत की अर्जी में पुलिस द्वारा जमानत के खिलाफ उठाए गए ऐतराज या अदालत या उसके ऐतराज न उठाने की बात जमानत की अर्जी में ज़रूर लिखनी चाहिए। यदि जमानत कोर्ट द्वारा नामंजूर कर दी जाए तो क्या उसी कोर्ट में फिर से जमानत की अर्जी दी जा सकती है? हाँ, अगर नए कारण लिखने पड़ेंगे। जमानत के लिए शर्तें। प्रश्न बनता है, मजिस्ट्रेट जमानत देते समय क्या शर्तें लगा सकता है? मजिस्ट्रेट निम्न प्रकार की जमानत मंजूर कर सकता है बिना किसी शर्त के, खास शर्तों के साथ, बॉन्ड भरकर जमानतियों के साथ। प्रश्न बनता है दूसरा, खास शर्तों में क्या लिखा होता है? आंसर है, विशेष शर्तों में आमतौर पर यह लिखा जाता है कि आरोपी बताए गए वक्त पर थाने में ज़रूर रिपोर्ट करे या अपना पासपोर्ट पुलिस में जमा कर दें। पासपोर्ट। क्या आरोपी किसी शर्त को उच्च न्यायालय में चैलेंज कर सकता है? हाँ, परंतु उच्च न्यायालय का फैसला होने तक वह रिहा नहीं हो सकता है। उच्च तथा सत्र न्यायालय की जमानत से संबंधित विशेष शक्तियाँ। प्रश्न देखिए, इन न्यायालय को क्या विशेष शक्तियाँ प्रदान हैं? यह न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाए यदि अपराधी की प्रकृति धारा 437(3) के अनुसार है तो उसे विशेष शर्तों के ऊपर छोड़ दिया जाए। यह न्यायालय किसी शर्त को रद्द भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न बनता है अगला, क्या जमानत पर रिहा व्यक्ति को यह न्यायालय में फिर से बंदी बनाने का आदेश दे सकती है? जी हाँ।
प्रश्न अगला देखिए, धारा 437(1) एवं 439(1) में क्या वर्णित है? इन धाराओं के अनुसार न्यायालय अपनी सूझबूझ के अनुसार जमानत की अर्जी का फैसला देता है। न्यायालय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा: वह परिस्थितियां जिसमें अपराध हुआ है, अभियुक्त का स्टेटस, गवाहों एवं पीड़ित व्यक्ति के समक्ष आरोपियों के भागने की संभावना या अपराध दोबारा करने की संभावना, आरोपी द्वारा स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना, मुकदमे का इतला एवं जांच पड़ताल की गति। इन सब बातों को में सबसे मुख्य दो बातें हैं: आरोपी को भागने तथा गवाहों को नुकसान पहुंचाने की संभावना। आरोपी का बॉन्ड एवं जमानत। प्रश्न देखिए इसमें बनता ये, क्या आरोपी को स्वयं के बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है? जी हाँ। अगला प्रश्न, आरोपी को क्या करना चाहिए जब उसे बेल मिल जाती है? उसके जमानतियों को कोर्ट द्वारा निर्धारित राशि का बॉन्ड भरना पड़ता है। जमानती कौन होता है? जमानती वह व्यक्ति होता है जो एक खास रकम की वारंटी देकर यह जमानत लेते हैं कि अभियुक्त नियम, दिन, समय अदालत में खुद को पेश करेगा। जमानती कौन बन सकते हैं? जमानती 18 वर्ष के ऊपर का होना चाहिए, उसके पास स्थायी रहने का पता तथा उसके सारे कर्ज चुकाने के बाद इतनी राशि होनी चाहिए जो न्यायालय के जमानत के लिए निर्धारित की है। जमानत को न्यायालय जाते समय कौन से दस्तावेज अपने साथ लेकर जाने चाहिए? राशन कार्ड, किराए की रसीद, आमदनी के सबूत, इनकम टैक्स चालान इत्यादि। क्या जमानतियों को मानने से न्यायालय इनकार कर सकता है? नहीं। यदि जमानती कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो क्या हो सकता है? जब जमानती कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो आरोपी को हिरासत से रिहा नहीं किया जाता है जब तक कि पुलिस जमानतियों से पूछताछ के बाद सक्षम नहीं घोषित कर देती है। हिरासत से रिहाई। जमानत के बाद पुलिस को तुरंत क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। आरोपी को रिहा करवाने के लिए जमानतियों को क्या कदम उठाने चाहिए? जो लोग जमानती बनते हैं उन्हें कोर्ट में हाजिर होकर यह शपथ लेनी चाहिए कि वह कार्य करने के लिए तैयार हैं और उसके पास पर्याप्त राशि है। वह कोर्ट के हलफनामा दे सकते हैं जिसमें वह यह बताएगा कि उसके पास पर्याप्त राशि है, उससे वह जमानत दे सकता है तथा और कारणों से भी वह जमानत देने सक्षम है। जब पहली जमानत अपर्याप्त हो तो पर्याप्त जमानत का आदेश देने की शक्ति। इसमें देखिए प्रश्न बनता है, यदि जमानत गलती से धोखे से अपर्याप्त जमानत ले लेता है या बाद में जमानत अपर्याप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या कदम उठाएगा? ऐसी परिस्थिति में न्यायालय वारंट जारी करके यह निर्देश देगा कि जिस व्यक्ति की जमानत पर रिहा किया गया है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जब न्यायालय उसे पर्याप्त जमानती लाने का आदेश देगा तो वह ऐसा नहीं कर सकता तो न्यायालय उसे जेल में भेज देगा। बॉन्ड का जब्त होना। अदालत क्या कार्रवाई करेगी यदि बॉन्ड जब्त हो जाए? यदि बॉन्ड जब्त हो जाए तो अदालत उसी राशि को जो उस बॉन्ड से बंधा हुआ है उसे वहां पेश होने को कहेगा और जुर्माना भरने के लिए कहेगा।
यदि वह व्यक्ति जुर्माना नहीं देता तो अदालत क्या करेगी? तब अदालत उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी और उससे जुर्माना वसूल करेगी। यदि जमानती की मृत्यु हो जाती है तो तब उसे बॉन्ड की से संबंधित सभी जिम्मेदारियों से मुक्ति मिल जाती है। क्या न्यायालय अपनी इच्छा अनुसार जुर्माने की रकम को कुछ कम कर सकती है या फिर किस्तों में अदा करने के लिए कह सकती है? जी हाँ। जमानतियों को मुक्त होना। क्या जो वह जमानती बन कर न्यायालय के समक्ष आरोपी की उपलब्धि या हाजिर होने की जिम्मेदारी लेता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी भी समय बॉन्ड वापस लेने की अंजिते दे सकता है? जी हाँ। मजिस्ट्रेट को जब जमानती की तरफ से बॉन्ड वापस लेने की अर्जी मिलेगी तो वह क्या करेगा? ऐसी परिस्थिति में वह वारंट जारी करके ऐसी व्यक्ति को जो जमानत पर रिहा है उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश देगा। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति होने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट बॉन्ड से मुक्त होने का आदेश दे देगा। उसे आरोपी को दूसरे पर्याप्त जमानतियों को लाने के लिए कहना होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मजिस्ट्रेट जेल में भेज देगा। मुचलका की जगह अमानत। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न बनता है। क्या कोई पुलिस अफसर या न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसे जमानती या गैर जमानती बॉन्ड भरने के लिए कहा गया हो, उसे संबंधित पुलिस अफसर या न्यायालय जमा राशि या सरकारी वचन पत्र के आधार पर बिना बॉन्ड भरवाए रिहा कर सकता है? जी हाँ। बेल या बॉन्ड रद्द होना। यदि देखिए प्रश्न ये बनता है, यदि शर्त को पूरा न होने के कारण बॉन्ड रद्द किया जाए तो उसके क्या प्रभाव होंगे? ऐसा बॉन्ड चाहे वह व्यक्तिगत हो या एक से अधिक जमानतियों द्वारा भरा गया हो, वह रद्द हो जाएगा। क्या ऐसे व्यक्ति को बाद में गिरफ्तारी होने पर उसके व्यक्तिगत यदि न्यायालय और पुलिस को लगे कि वह व्यक्ति बॉन्ड की सभी शर्तों को पूरा करने में सक्षम होगा, तो क्या न्यायालय उस व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत बॉन्ड को छोड़ सकती है? नहीं। क्या उससे एक निर्धारित राशि का नया बॉन्ड भरवा के तथा नई जमानतियों के आधार पर छोड़ सकता है? हाँ। किशोर से बॉन्ड की मांग। क्या किया जा सकता है यदि जिससे बॉन्ड भरने की मांग की गई है हो वह किशोर है? ऐसी परिस्थिति में अफसर या न्यायालय वह बॉन्ड लेगा जो एक या एक से अधिक जमानतियों के द्वारा भरा जाएगा। धारा 446 के आदेश के विरुद्ध अपील। क्या धारा 446 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है? जी हाँ। मजिस्ट्रेट आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में और सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सजा के बाद जमानत। यदि आरोपी को मुजरिम करार दिया जाए और बेल के लिए कहीं अर्जी देगा, हाँ, पर उसे सजा सुनाई हो, उसे कब तक जमानत की रिहा किया जाएगा? जहां वह अपील करेगा वहां से आदेश आने तक। न्यायालय जहां पर मुजरिम अपनी सज़ा के खिलाफ अपील करेगा वहां किस प्रकार के आदेश
दे सकता है। अपील वाली कोर्ट कुछ समय के लिए उसकी सज़ा की स्थगित कर सकता है और उसे जमानत पर रिहा कर सकता है। ठीक है, नमस्ते।